हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में मैं आपको 2-3 वीडियोस पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे और संज्ञा के भेद क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे और जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सभी प्रकार के संज्ञाओं का हम आज वर्णन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो आप सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे संज्ञा की डेफिनेशन पूछता है तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति, गुण के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। जैसे कि अगर आपका नाम है सूरज या शालिनी या कुछ भी जो आपका नाम है तो वो भी क्या है? एक संज्ञा है। या कोई वस्तु है, टेबल है, चेयर है, तो ये सब क्या होती है? संज्ञा होती हैं। अब हम देखते हैं कि हम संज्ञा की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम संज्ञा की पहचान। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि संज्ञा शब्द प्राणीवाचक, ठीक है, प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों ही हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो संज्ञा है वो प्राणीवाचक ही हो। प्राणीवाचक जैसे कि लड़की, लड़का, या फिर किसी का नाम ले लिया, रमेश, उमेश, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि संज्ञा क्या हो? प्राणीवाचक हो। संज्ञा अप्राणीवाचक भी हो सकता है, जैसे गांव, घर, ठीक है, ये क्या है? अप्राणीवाचक है, तो ये भी संज्ञा हो सकते हैं। तो अगर हमें संज्ञा पहचाननी है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों ही हो सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि संज्ञा की पहचान कैसे की जा सकती है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों से ही, या फिर केवल प्राणीवाचक, या फिर केवल अप्राणीवाचक। तो उसमें क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डीपली इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उन्हें लगता है केवल प्राणीवाचक ही क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसी प्रकार से इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि संज्ञा शब्द, ठीक है, संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, गणनीय मीन्स होता है जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अगणनीय जिन्हें कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे लड़का, संतरा, ये तो क्या है? गणनीय है, हम गिन सकते हैं कि कितने लड़के हैं, या फिर कितने वहाँ पे ऑरेंज है, संतरा है। लेकिन पानी, क्या पानी को आप गिन सकते हैं? नहीं। हवा, प्रकाश, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वे होते हैं हमारे अगणनीय। ठीक है, मतलब इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि ये संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है हमारा अब, वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द अपने स्थान, प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म आदि के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त, कोई भी अगर वाक्य है तो उसमें जो संज्ञा होगी वो स्थान, जैसे हम कह देंगे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली क्या है? स्थान है। ठीक है, तो स्थान प्रयोग के अनुसार कर्ता या कर्म आदि के रूप में पहचाना जा सकता है। या फिर जैसे हम कह दें कि रमेश दिल्ली जा रहा है, तो वहाँ पे कौन है? कर्ता कौन है? रमेश है। ठीक है, रमेश है। रमेश
वहाँ पे संख्या हो जाएगी। तो यही ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द अपने स्थान प्रयोग के अनुसार कर्ता कर्म आदि के रूप में पहचाना जा सकता है। अब इसमें जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, देखिए संज्ञा के बाद, ठीक है, जो भी संज्ञा अगर जहाँ पे यूज़ होता है तो उसके बाद कारकीय चिन्ह या परसर्ग प्रयुक्त हो सकते हैं और वाक्य में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि सभी को ही पता होती है। तो जैसे हम कहेंगे कि वह बहुत सुंदर है, तो वो क्या है, विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है कि सुंदर है। तो संज्ञा से पहले विशेषण भी प्रयोग कई बार हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि संज्ञा की पहचान हम कैसे करें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की अगर हम भेद की बात करें तो जो मुख्य रूप से होते हैं संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको 5 प्रकार के सारे भेदों को बताऊंगी, क्योंकि जो मेन है वो 5 होते हैं, 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं, लेकिन उनमें से जो मान्य हैं वो केवल संज्ञा के 3 भेद मान्य हैं। तो सभी को मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो भेद है हमारा, जो संज्ञा के भेद हैं, उसमें से जो पहला आता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जानते हैं चलो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द, ठीक है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो कि किसी विशेष व्यक्ति को बताए या फिर किसी विशेष वस्तु को या विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराए, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। मतलब वो उसके व्यक्तित्व को बता रहा है, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को बता रहा है। देखिए, देवशिल्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी हो सकती हैं। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। इससे क्या होता है, एक तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा, दूसरा जब भी हमें टाइम मिले अगर हम थोड़ा सा देख लें तो वो हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक होता है। तो पहला देखिए, व्यक्ति के नाम पर, जैसे हम कहें व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर किसी व्यक्ति के नाम पे कहें, मैं सलोनी कह दूँ, हेमंती, दीपक या फिर सूरज, कुछ भी कहूँ, तो ये व्यक्ति के क्या होते हैं, नाम पर होता है, व्यक्तिवाचक होता है। जैसे दिशाओं के नाम पर अगर हम बात करें तो जैसे एक पर्टिकुलर हम कह देंगे कि उत्तर दिशा, ठीक है, या फिर दक्षिण दिशा। अब देशों के नाम की बात करें, जैसे भारत कह दिया, अमेरिका कह दिया, तो ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। या फिर राष्ट्रीय जातियों के नाम पर अगर हम कह दें कहीं विदेश में है तो हम कह दें ये क्या है, भारतीय है। या फिर कोई हमारे भारत में है, आ रखा है बाहर से, तो हम उसे कहते हैं रूसी। तो वो क्या पर्टिकुलरली बता रहा है कि ये क्या है, रूसियन है, रूसी है, या फिर ये इंडियन है या भारतीय है। ठीक है, तो ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे समुद्र के नाम हम कहते हैं हिंद महासागर, तो वो पर्टिकुलर बता, महासागर तो बहुत सारे हैं, अगर हम केवल महासागर कहें तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हिंद महासागर, तो ये क्या है, एक विशेष, क्या करते हैं, विशेष स्थान या फिर विशेष एक सागर का
वो कर रहा है, बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे ये हिंद महासागर का क्या है, बोध करा रहा है, तो इसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर काला सागर, अगर आपको केवल सागर कहीं पे आता है तो वो वहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो एक जाति का प्रोनाउंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है काला सागर, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है या स्थान है या फिर प्राणी है या वस्तु है, तो कुछ भी है। जैसे ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक अलग सा सागर है, काला सागर, तो ये क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक। जैसे एक नाम है कि सलोनी, अब सलोनी क्या है, वैसे अगर हम कहें कि लड़की, तो लड़की तो बहुत सारी हैं, लड़कियां तो बहुत सारी हैं, वो तो एक पूरी जाति को बता रहा है कि ये क्या है, लड़कियां हैं या फिर ये लड़के हैं। लेकिन अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो क्या है, एक विशेष व्यक्ति को बोध कराता है, तो इसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ उदाहरण हैं कि नदियों के नाम, अगर कहीं पे नदी आती है तो नदी क्या हो जाएगा आपका, वो एक विशेष जाति को प्रोनाउंस करता है, तो नदी अगर आ जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा। लेकिन अगर नदियों के नाम कहीं पे आपको पेपर में पूछा जाता है कि गंगा नदी, यहाँ पे गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा है वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नाम है। गंगा एक अपने आप में ही गंगा नदी है, वो कावेरी नहीं है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। या फिर कावेरी नदी, तो कावेरी क्या है, एक नदी का नाम है, ठीक है। वो कुछ केवल नदी ही नहीं है, सारी नदियों में शामिल नहीं है, वो क्या है, एक नदी है, सिंगल एक नदी है जिसका नाम है कावेरी, तो ये क्या है, एक व्यक्तिगत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पर्वतों के नाम हो गया, अगर कहीं पे आपको पर्वत दिया है, पेपर में पूछा गया है कि पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक, तो पर्वत क्या होगा, पर्वत होगा आपका जातिवाचक। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि हिमालय पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिमालय जब नाम दिया गया है तो हिमालय अपने आप में एक अलग पर्वत है, तो हिमालय पर्वत क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। या फिर विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। या फिर उत्तराखंड में अगर हम बात करें नंदा देवी पर्वत, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब जैसे देखिए, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, अगर नाम दिए गए हैं तो वो सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। पुस्तकों तथा समाज पत्रों के नाम, जैसे रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो पुस्तक है वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि नाम दिया गया। हाँ, अगर केवल पुस्तक दिया होता तो वो जातिवाचक में आ जाता, क्योंकि वो सारी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको बुक का नाम दिया गया है, किताब का नाम बताया गया है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है जैसे ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, तो अगर पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ऐसे उदाहरण लेके आई हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो पानीपत की पहली लड़ाई अगर पूछा गया तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि बताया गया है कि कौन सी लड़ाई। अगर केवल बताया जाता कि लड़ाई, तो लड़ाई तो कई प्रकार की होती है, तो वो तो एक जाति बोधक हो गया। लेकिन पानीपत की लड़ाई ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर जैसे सिपाही, विद्रोह, दिनों, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम या फिर उत्सवों के नाम, ठीक है। जैसे त्योहारों, हमने कह दिया दीपावली, अगर हम त्योहार कहते हैं तो त्योहार तो जातिवाचक हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं दीपावली, तो दीपावली क्या है, एक त्योहार है जिसका नाम दिया गया है। तो जो भी जिसका भी आपको अलग से नाम दिया गया है तो वो सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा।
देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या हो रहा था, एक विशेष प्राणी या विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा था, लेकिन जातिवाचक में क्या होता है, पूरे समुदाय का या फिर पूरी जाति का बोध कराते हैं। देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य आप भी हैं, मैं भी हूँ, कोई और भी है, सभी क्या हैं, मनुष्य हैं। तो मनुष्य शब्द क्या करा रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। या फिर नर, तो नर क्या है, सभी जो मेल हैं उन्हीं नर कहते हैं। तो नर कई लोग हैं, तो ये क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, पूरी नर जाति का। या फिर नारी, तो नारी जाति में कई लोग आते हैं, तो नारी क्या होती है, इसमें कई समुदाय हैं, कई लोग हैं, कई जनसंख्या है नारियों की, तो ये क्या है, पूरी नारी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। या फिर ग्रंथ, अब ग्रंथ में कोई एक ग्रंथ तो नहीं आता है, कई सारे ग्रंथों का इसमें क्या है, जाति का बोध है। या फिर पर्वत, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, अगर पर्वत पूछा जाता है तो वो जातिवाचक होता है, हाँ, लेकिन इस पर्वत के आगे अगर नाम आ जाता है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संख्या होगी। या फिर कुत्ता, तो कुत्ता में सारे कुत्ते आते हैं, जितने भी जानवर हैं कुत्ते जाति को सारे का बोध कराता है। या फिर हाथी, फल या नगर, तो फल क्या है, फल में कई सारे फल आते हैं, आम है, सेब है, अनानास है, कई सारे फल हैं, तो ये सारी जाति का बोध कराता है। हाँ, लेकिन अगर दिया जाता है कि आम, तो वो क्या होता, एक अलग संज्ञा हो जाती। अब देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको क्या किया गया है, दो उपभेद करके देखा जाता है। दो उपभेद कैसे, देखिए, पहला जो एक उपभेद है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा का ही क्या है, एक उपभेद है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे उनके वस्तुएं बनती है, तो वो होंगी द्रव्यवाचक। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, तो ये जो सोना, चांदी, हीरा, मोती है, ये क्या बोध कराते हैं, इनसे क्या बनता है, आभूषण बनते हैं। तो कुछ जो ऐसे संज्ञा शब्द हों जो क्या कराते हैं, पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे कि अनेक वस्तुएं बनती है। सोने से अनेक वस्तु बनती है, चांदी से भी कई वस्तुएं बनती है, हीरा, मोती, इनसे क्या होती हैं, कई आभूषण बनते हैं। अब देखिए, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, तो इनसे क्या होता है, कई सारे बर्तन बनाए जाते हैं। या फिर जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी से क्या होते हैं, कई टाइप के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, तो वो होते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अगर ऑप्शन में ना हो तो वो होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद। अब इसी में जो दूसरा है कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द स्वयं में समूह बोधक ही होते हैं, ठीक है, वो खुद में ही समूह बोधक होते हैं और एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, होंगे तो समूह में, ठीक है, संख्या उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन वो सदैव क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। ये चीज़ आप उदाहरण से समझोगे, इसलिए मैं आपके लिए उदाहरण लेके आई हूँ। जैसे मैं कहूँ भीड़, तो भीड़ क्या है तो एक वचन, भीड़ों तो नहीं कहेंगे हम, भीड़ों में भीड़ कहते हैं, तो भीड़ शब्द क्या है, एक वचन में ही प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या है, समूह बोधक है। भीड़ तभी होगी जब वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। या फिर सेना, तो सेना कोई एक आदमी तो होता नहीं है कि सेना एक ही है और सेना है, एक भी है, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी उनकी एक कम्युनिटी है। तो सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, एक वचन में ही प्रयोग होता है, तो ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। या फिर पुलिस है, तो पुलिस है, तो पुलिस में भी क्या है, कई सारे लोग हैं, कई सारा ग्रुप है, कई सारी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम कहते हैं ये पुलिस है। या फिर ये थोड़े ना कहेंगे कि बहुवचन बहुत सारे हैं तो पुलिसों हैं, नहीं, बोलते यही है कि ये क्या है, पुलिस है। या फिर मेला लगता है, आप जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, हम मेलों में गए थे, नहीं ना, हम बोलते हैं हम मेला गए थे। तो मेला तो बहुत सारे वहाँ पे
चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सभा हो गई, तो सभा क्या कोई एक व्यक्ति करता है? नहीं, है तो एक वचन शब्द सभा, लेकिन इसमें कई सारे लोग इंक्लूड होते हैं। या फिर समिति है, दल है, ये सभी प्रकार के जो शब्द हैं ये होते हैं समूहवाचक। अब जो हमारा तीसरा जो आता है वो है संज्ञा का रूप, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद थे, उपभेद भी जिसे हम कह सकते हैं, वो थे द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हमारा तीसरा और अंतिम जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। तो समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, ऐसे शब्द जो जिनसे क्या हो, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, ठीक है, गुण, जैसे मैं कह दूं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या है, आपका गुण है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। या फिर कोई आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कहते हैं कि वो बहुत बुरा है, तो वो भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। या फिर धर्म, हम कह दें कि हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू हैं, ये भी क्या है, भाववाचक ही संज्ञा है। या फिर दोस्त, हम कहें वो बहुत ही गुस्सैल है, ठीक है। या सील, या स्वभाव, या अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का जो बोध कराए उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, इससे हम किसी को भी आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि उसे क्रोध आ रहा है, तो क्या आप क्रोध को टच कर सकते हो? क्या आप क्रोध को छू सकते हो? नहीं। तो वही होती है भाववाचक संज्ञा, जिसे आप कभी भी छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसे आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप इसे अनुभव करोगे। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप उसे अनुभव कर सकते हो। या फिर किसी को आपसे प्रेम है तो आप उसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्या आप किसी के प्रेम को छू सकते हो, छू के बता सकते हैं कि कितना प्रेम है? नहीं। या फिर जैसे हम कहें कि अच्छाई, तो वो कितना अच्छा है, इसे हम छू नहीं सकते। या फिर बुराई है, वो बहुत बुरा है, हम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे हरियाली, उमंग, सच्चाई, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, लंबाई, कई चीज़ें हैं, ये सभी क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो भाववाचक संज्ञा में यही होता है भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखे हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई। और ये जो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है, जिससे आप बहुत आसानी से भाववाचक संज्ञा को समझ सकते हैं कि इसमें से किसी को भी आप छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, जो मुख्य थे हमारे वो 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको ये भी बताना ज़रूरी है। जो हमारा 4th जो टाइप है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये जो मैंने आपको जातिवाचक बताया था, उसी के जो 2 भेद बताए थे, लगभग उसी प्रकार से ये भी है। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम माप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी को आप माप तो सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, 10 लीटर है, लेकिन क्या आप गिन सकते हैं कि कितना पानी है? 1 बूंद, 2, मतलब बूंद में भी कई सारे उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उससे हम क्या गिन नहीं सकते हैं, तो उसको भी कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें लास्ट एक है समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के बोध का समूह का बोध होता है, जैसे परिवार। तो परिवार क्या है, एक समूहवाचक
संख्या है, शब्द तो एक है परिवार, लेकिन उसमें कई सारे लोग आते हैं। संघ है, सेना है, टीम, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, वर्ग या समिति। तो ये होते हैं आपके समूहवाचक संख्या। तो ये आज हमने पढ़ा संख्या, ठीक है, संख्या के भेद और उसके संख्या के भेद पढ़े और उसमें जो सब टाइप्स थे उसके, ठीक है, वो पढ़े। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही बने लगें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप सब्जेक्ट मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगी कि वो लेकर आ सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।